हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपसे एडवर्ड थॉर्नडाइक से जुड़े हुए 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाला हूं। अभी इसके पहले भी मैं आपके साथ कुछ एमसीक्यू शेयर कर चुका हूं। अभी जो भी कंटेंट है ये इनिशियल लेवल से आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए है। आगे चल के मैं आपको और भी क्वेश्चंस दूंगा सो दैट आप हायर लेवल पर भी चीज़ों को समझ पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट। आज थॉर्नडाइक को मैंने यहाँ पर लिया है और आपको पता होगा कि एडवर्ड थॉर्नडाइक ने लर्निंग पर बहुत काम किया है। उन्होंने जो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया है और बताया है कि कैसे चीज़ें सीखी जा सकती हैं, तो उनकी थ्योरी को बहुत अलग अलग तरीके से साइकोलॉजी में अप्लाई किया गया, साइकोलॉजी में चीज़ों को आगे बढ़ा गया। तो आज हम देखते हैं कि कौन कौन से बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। First question is on your screen, that is, what is Edward Thorndike known for in psychology? मनोविज्ञान में एडवर्ड थॉर्नडाइक किस लिए जाने जाते हैं? यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, हमेशा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में क्या दे रखा है। ऑप्शंस के बेस पर हमको गैस करना होता है कि आंसर क्या होगा। सो यहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट्स को लेके उत्तर दिए गए हैं। तो हम देखेंगे कि एडवर्ड थॉर्नडाइक को बेसिकली किसके लिए जाना जाता है, बिहेवियरिज्म के लिए, या फिर साइको एनालिसिस के लिए, या फिर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के लिए, या फिर फंक्शनलिज्म के लिए। तो यहाँ पर बी सी डी लास्ट के 3 जो ऑप्शन दिए हैं ये एडवर्ड थॉर्नडाइक से नहीं जुड़े हैं। जैसे कि साइको एनालिसिस सिगमंड फ्राइड से जुड़ा है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ये भी कर्ट कोपकस जुड़ा हुआ है, तो फंक्शनलिज्म है ये भी विलियम जेम्स से जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें अलग अलग लोगों ने दी थी, लेकिन जो बिहेवियरिज्म है, व्यवहारवाद है, उससे थॉर्नडाइक जुड़े हुए हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, व्यवहारवाद। यानी मनोविज्ञान में एडवर्ड थॉर्नडाइक व्यवहारवाद के लिए जाने जाते हैं। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल एसोसिएटेड विथ थॉर्नडाइक्स वर्क। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के कार्य से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। लॉ ऑफ इफेक्ट, हायरार्की ऑफ नीड्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए हैं। कुछ ऑप्शन तो कभी कभी ऐसे बस बना के दिए जाते हैं कि आप कंफ्यूज्ड हो जाएं, या फिर ऑप्शंस को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या हायरार्की नीड्स, ये बस यहाँ पे रख दिए गए हैं, जबकि इसका थॉर्नडाइक से कोई लेना देना नहीं है। जो करेक्ट आंसर है ये है लॉ ऑफ इफेक्ट। थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट का नियम दिया था। हायरार्की ऑफ नीड्स यहाँ पर जो दिया गया है ये तो अब्राहम मैस्लो ने बताया था, तो वो अलग चीज़ है। तो आपको ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ इफेक्ट अर्थात प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, प्रभाव का नियम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। यहाँ पर कहा गया है थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट स्टेट्स दैट बिहेवियर फॉलोड बाय प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ पर लॉ ऑफ इफेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है बेसिकली, है ना। तो थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम कहता है कि जिन व्यवहारों का पालन किया जाता है उनके सुखद परिणाम होते हैं। तो अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब एक बात समझिए, लॉ ऑफ इफेक्ट क्या था। लॉ ऑफ इफेक्ट में कहा गया था कि इंसान उन चीज़ों को रिपीट करना चाहता है जिसमें उसको थोड़ा सा प्लेजर प्राप्त होता है, अच्छा लगता है, सुखद अनुभव होता है, तो उस काम को वो इंसान रिपीट करना चाहता है। तो अगर आप थोड़ा सा अपने स्तर पर सोचिए और बताइए कि अगर कोई काम आपको अच्छा लगता है, मतलब कोई काम आप करते हैं और रिजल्ट अच्छा मिलता है, तो सीधी बात है कि आप उसे दोबारा करना चाहेंगे, है कि नहीं है। अगर कोई बच्चा आपके घर में आता है, उसे आप चॉकलेट देते हैं तो फिर से आना चाहेगा। बेसिकली अगर थोड़ा और भी गौर करेंगे तो हमारे व्यक्तित्व में जो हमारा व्यवहार का निर्माण हुआ है वो बेसिकली इसी बात पे बहुत ज़्यादा निर्भर होता है कि हमने कौन से काम किए हैं। हमने अधिकतर वो सब काम किए होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, किसी से मिलने की बात हो या फिर कहीं पे जाने की बात हो, है ना। तो इंसान तो वही करना चाहता है ना जो उसे अच्छा लगता है। तो थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट स्टेट्स दैट बिहेवियर फॉलोड बाय प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, यानी ऐसे व्यवहार जिसमें सुखद परिणाम होते हैं तो वो क्या होंगे, उनकी संभावना बढ़ेगी या कम होगी, है ना। तो आर मोर लाइकली टू बी रिपीटेड, सीधी सी बात है, ऐसे व्यवहार जहाँ पे प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस होते हैं, ऐसे व्यवहार जहाँ पर सुखद परिणाम होते हैं तो उनको दोहराए जाने की अधिक संभावना होती है।
तो सीधी सी बात है, इसका आंसर आपका बी सही है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक्स इज फेमस फेमसली नोन फॉर हिज वर्क विथ। थॉर्नडाइक अपने किस काम के लिए प्रसिद्ध है? देखो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहले भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, बट यहाँ पर ऑप्शन आपको अलग दिए गए हैं। तो पूछा है कि थॉर्नडाइक किस काम के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप देखेंगे तो क्लासिकल कंडीशनिंग में तो एक अलग नाम आता है ना, इवन पावलो का नाम आता है। और यहाँ पर कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पर इंसान के खुद के कॉग्निशंस मैच नहीं होते हैं किसी मुद्दे पर, तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एल्बर्ट बेंडूरा ने बताया था, ये अलग कॉन्सेप्ट है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में बेसिकली आपको मैंने BF स्किनर का नाम बताया था, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि थॉर्नडाइक का जो काम है वो भी ऑपरेंट कंडीशनिंग से जुड़ा हुआ है। डायरेक्टली जो कॉन्सेप्ट है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग का, वो तो BF स्किनर ने दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पर पूछा गया है तो बेस्ट सूटेबल आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्योंकि थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें यही बताया था कि इंसान उस काम को रिपीट करना चाहता है जहाँ पर उसे पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। तो ये थोड़ा सा ऑपरेंट कंडीशनिंग से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी को सही टिक करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर पूछा गया है, विच एनिमल डिड थॉर्नडाइक प्राइमरली यूज इन हिज एक्सपेरिमेंट। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों में मुख्य रूप से किस जानवर का प्रयोग किया था? ठीक है, उपयोग किया था। तो यहाँ पे जो सीधा सीधा आंसर है दैट इज द कैट्स। कैट्स यानी बिल्लियों का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थॉर्नडाइक्स पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट्स मेजर्ड। थॉर्नडाइक्स का जो पहली बॉक्स का एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या बेसिकली मापा गया था? तो थॉर्नडाइक्स ने जो पजल बॉक्स पे एक्सपेरिमेंट किए थे, बेसिकली उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को देखा गया था, समस्या समाधान की क्षमताओं को देखा गया था। तो आप ऑप्शन बी सही करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ एक्सरसाइज प्रपोज्ड बाई थॉर्नडाइक एम्फेसाइज। यहाँ पर पूछा गया है कि थॉर्नडाइक द्वारा प्रस्तावित जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज था, तो उसके कॉन्सेप्ट में किस बात पर जोर दिया गया है, क्या बताया गया उसमें? ठीक है, ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ABCD। तो जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ बार बार की जाए तो वो चीज़ बेहतर होने लगती है ना। जैसे बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो उनको एक्सरसाइज दी जाती है करने के लिए, है ना। मतलब वो जो चैप्टर पढ़ा है, बाद में जो क्वेश्चन है उनको एक्सरसाइज करना है, सॉल्व करना है। एंड जब वो अगेन एंड अगेन करते हैं तो क्या होता है, सीखते हैं। तो लर्निंग में लॉ ऑफ एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, जिसका मतलब होता है व्हेन समबडी रिपीट समथिंग, तो क्या होता है कि वहाँ पे जो लर्निंग है उसमें सिग्निफिकेंस इम्प्रूवमेंट होता है, एक सर्टेन लेवल तक जो सीखने में वृद्धि होती है। ठीक है, तो द सिग्निफिकेंस ऑफ रिपीटिशन इन लर्निंग, तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज प्रपोज्ड बाय थॉर्नडाइक ये एम्फेसाइज करता है कि अगर कोई पर्सन किसी चीज़ को रिपीट करेगा तो उसकी जो लर्निंग है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगी। आप कॉमनली खुद से भी सोचेंगे ना, तो सीधी बात है कि जो चीज़ आप बार बार पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप उसी के चाहते हैं, तो उसी को लेकर है। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक्स थ्योरी हैवली इन्फ्लुएंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ। थॉर्नडाइक के सिद्धांत ने निम्नलिखित के विकास के भारी रूप से प्रभावित किया। देखो, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, सोशल लर्निंग थ्योरी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, साइकोडायनामिक थ्योरी। तो अगर थोड़ा सा अच्छे से हम यहाँ पर आएँ तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी अब्राहम मैस्लो, सोशल लर्निंग थ्योरी अलग कॉन्सेप्ट है, और साइकोडायनामिक थ्योरी भी आप जानते हैं कि इसको तो उन्होंने सिगमंड फ्राइड ने दिया था। तो अब यहाँ पर एक बचा कॉग्निटिव साइकोलॉजी। थॉर्नडाइक का जो थ्योरी था उसमें सीधा तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे रोल नहीं है, लेकिन थॉर्नडाइक के कॉन्सेप्ट ने कॉग्निटिव साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाया था। बेसिकली कॉग्निटिव साइकोलॉजी बाद का हिस्सा है। तो जैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो आप संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पढ़ते हैं उसमें ये तो देखा जाता है ना कि ब्रेन कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, देखता समझता है। तो उसमें जो इसका थॉर्नडाइक का जो कॉन्सेप्ट था, रिसर्च था, उसका रोल था। उसके बेस पे कह सकते हैं कि थॉर्नडाइक की थ्योरी ने
कॉग्निटिव साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस किया था। तो इसका ऑप्शन सी आपका सही होगा। आगे बढ़ेंगे। व्हाट डिड थॉर्नडाइक रिसर्च विथ पजल बॉक्स सजेस्ट अबाउट लर्निंग इन एनिमल्स, यानी पजल बॉक्स के साथ थॉर्नडाइक ने जो शोध किए थे जानवरों के बारे में, उससे क्या पता चलता है? जो एनिमल्स लर्न थ्रू ट्रायल एंड एरर, एनिमल्स लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, एनिमल्स लर्न थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग, एनिमल्स कैन नॉट लर्न कॉम्प्लेक्स टास्क। तो सीधी सी बात है कि जो पजल्स बॉक्स में स्टडी किया था, रिसर्च किया था, एक्सपेरिमेंट किया था थॉर्नडाइक ने, तो उसमें सिंपल सी बात है कि एनिमल्स ट्रायल और एरर के माध्यम से सीखते हैं। मतलब पहले वो कुछ करते हैं, फिर करते हैं और फिर से रिपीट करते हैं, गलतियां करते हैं, फिर रिपीट करते हैं, फिर गलतियां करते हैं, ऐसे फाइनली वो सीख जाते हैं। तो ट्रायल एंड एरर के माध्यम से जानवर सीखते हैं, ऐसा थॉर्नडाइक का जो पजल बॉक्स था वो ये सजेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। थॉर्नडाइक्स वर्क लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिएगा। थॉर्नडाइक्स वर्क लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, यानी थॉर्नडाइक ने जो भी काम किया था उससे किस चीज़ के विकास की नींव रखी गई। अगर थोड़ा ऑप्शन को देखेंगे तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, फ्रेडियन साइकोएनालिसिस। तो तीनों लास्ट के ऑप्शन यहाँ पे क्रॉस हो जाते हैं। हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि थॉर्नडाइक ने लर्निंग को लेके बहुत काम किया था। लर्निंग यानी कोई भी चीज़ सीखी जाए, कोई भी व्यवहार सीखा जाए। तो अगर कोई व्यवहार हम बदलना चाहते हैं तो उसमें थॉर्नडाइक के कॉन्सेप्ट्स का यूज भी कर सकते हैं। तो बेसिकली बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स पर जो भी चीज़ें सकारात्मक रूप से आई थी उस पर थॉर्नडाइक, जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है उसका पूरा पूरा रोल था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आप सही टिक करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक्स वीव ऑन लर्निंग वर इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग थ्योरीज अबाउट, यानी सीखने पर थॉर्नडाइक के जो विचार सिद्धांत थे, सिद्धांतों को आकार देने में प्रभावशाली थे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, हाउ इमोशंस इन्फ्लुएंस बिहेवियर, हाउ जेनेटिक्स डिटरमाइन बिहेवियर, हाउ रीइंफोर्समेंट इम्पैक्ट लर्निंग, हाउ पर्सनैलिटी डेवलप्स। ठीक है, थॉर्नडाइक्स ने लर्निंग के कॉन्सेप्ट पर काम किया था। अब यहाँ पर पूछा है कि थॉर्नडाइक्स वीव ऑन लर्निंग वर इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग थ्योरीज। तो बहुत सारी थ्योरीज जो आई थी उसमें थॉर्नडाइक्स का जो लर्निंग का कॉन्सेप्ट था वो इन्फ्लुएंशियल था इस बात को लेके कि रीइंफोर्समेंट कैसे लर्निंग को इम्पैक्ट करता है। आपको अच्छे से पता होगा ना कि रीइंफोर्समेंट क्या होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। रीइंफोर्समेंट जहाँ पर हम चीज़ों के होने के, बार बार होने के चांसेस के बढ़ावा देने की बात करते हैं। जैसे कि पहले कीवर्ड्स के वीडियो जो मैंने अपलोड किए थे वहाँ पर मैंने रीइंफोर्समेंट के बारे में बताया था। तो रीइंफोर्समेंट किस तरह से हमारी लर्निंग को इम्पैक्ट करता है, तो ये चीज़ें थॉर्नडाइक्स का जो व्यू था लर्निंग था उससे इन्फ्लुएंशियल थी। तो आप यहाँ पर ऑप्शन सी सही करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि थॉर्नडाइक के ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, अलग अलग रूप में अलग अलग ऑप्शन बना के दिए जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि चीज़ें और भी अच्छे से सीख पाएँ तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप बुक्स में जो कंटेंट होता है, जो भी चीज़ें हैं उसको और भी अच्छे से पढ़िए, समझिए, तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। बाद में फिर MCQ तो प्रैक्टिस करने से आ ही जाते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहें ऐसे ही और भी क्वेश्चंस को सीखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।